नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपरों की जो श्रृंखला है उसमें हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं और आज ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम जो ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा है, वीडियो मेंस का पेपर है, उसके जीके से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। और प्रश्न हल वही करेंगे जो केवल राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और दोस्तों, ये जो वीडियो है जो आगे के भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट का हो, रीट लेवल सेकंड का हो, जेईएन का हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन एग्ज़ाम के अंदर बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इस बोर्ड का लेवल आप देख सकते हो, ये बोर्ड किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है और किस प्रकार से प्रश्न ये घुमाता है, कहाँ से प्रश्न उठाता है, कौन कौन से टॉपिक इसके पसंदीदा टॉपिक है, जहाँ से निश्चित हर भर्ती के अंदर, हर पेपर के अंदर प्रश्न छपते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखते हो आप, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये यहाँ से शुरू है 89 नंबर से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है और सबको पता है। पश्चिमी विक्षोभ से कह दो या भूमध्य सागर से जो कह दो, तो ये जो वर्षा होती है वो सर्दी के मौसम में होती है और ये वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभप्रद होती है। इसीलिए इनको गोल्डन ड्रॉप्स, सोने के समान बूंदे कहा जाता है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो सर्दी का जो टाइम होता है दिसंबर जनवरी, वो माउथ कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? दिसंबर और जनवरी। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये प्रश्न छपा न हो। अब भविष्य के एग्ज़ाम के अंदर ये तो सबको पता है, लेकिन ये डीप में जाने का कोशिश करेगा बोर्ड, तो वो किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सबको पता है कब हुई, 1977-78 में। जिनको पता नहीं है ध्यान में रखना। अब मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के अंदर 16 जिलों में शुरू हुई। 1977-78 में शुरू होगी। और एक बात ध्यान रखना कि 1999 से इसके अंदर जो अंश है, केंद्र और राज्य का जो अंश है वो है 75:25। 75 सेंटर का है और 25 स्टेट का। ये ध्यान में रखना। 16 जिले ध्यान में रखना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 4 जिले अलग है, 12 मरुस्थलीय जिले। सबको पता है राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? अगर अपने ये ऊपर से लगे तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। फिर आ जाता है जालौर, फिर आ जाता है सिरोही। सिरोही मित्रों मरुस्थलीय जिला भी माना गया है और अरावली के अंदर भी शामिल है, दोनों ही है। सिरोही आ गया। फिर आ जाता है मित्रों पाली। पाली के बाद जोधपुर। जोधपुर के बाद में आप आओ नागौर। चूरू में आओ, सिक्कर आओ, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और हनुमानगढ़। ये हो गए 12 जिले मरुस्थलीय। अब जो 4 जिले एक्स्ट्रा है वो ध्यान में रखना। एक आ जाता है जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। अब भविष्य में एक प्रश्न आ गया, सपोज करो कि निम्न में से मरु विकास कार्यक्रम किस जिले में शुरू नहीं हुआ? ऑप्शन आ गया, जैसे मान लो 2 ऑप्शन सिंपल दे दिए। एक आ गया जैसलमेर, एक आ गया चूरू, एक आ गया राजसमंद और एक आ गया प्रतापगढ़। तो मित्रों, आप 2 में तो पक्का फंसोगे, किसमें? राजसमंद और प्रतापगढ़ में। तो वो प्रतापगढ़ नहीं होगा, राजसमंद होगा। वो 4 जिले मैं बता रहा हूँ, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। रट के रख लेना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब ये कुछ ये अवस्थिति से संबंधित दिया गया है। बरखान। बरखान क्या होते हैं? बरखान होते हैं कि मरुस्थल में जो रेत के अर्धचंद्राकार टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। तो मोहनगढ़, ये जो पोखरण, जैसलमेर बरखान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप आ जाएगा बरखान। तो बरखान में आ जाएगा बालू का स्तूप। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है कि जो नागौर और अजमेर और नागौर की जो
पानी है वहाँ उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसको कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। तो वो कौन सा है? लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला। तो ये क्या भूगर्भीय जल पट्टी है। और इनसेलबर्ग क्या है? इनसेलबर्ग है ये पलाया शुष्क झील हो गई और इनसेलबर्ग आ गया आबू पर्वत खंड। तो ये मिलान हो जाएगा इसका। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, लाठी श्रृंखला, जो लाठी सीरीज है ये जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ की जो भूगर्भीय जल पट्टी है ना मित्रों, उसको कहते हैं लाठी श्रृंखला। वो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी आ गई नागौर अजमेर के अंदर। लाठी सीरीज ये जैसलमेर बाड़मेर में जो भूगर्भीय जल पट्टी है नीचे पानी की बहती है, उसको कहते हैं लाठी श्रृंखला। अब 92 नंबर का प्रश्न है, सिरोही, पाली और जालौर किस राजस्थान की कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं? अगर दोस्तों आपको ये बतानी है कि राजस्थान के अंदर कितने जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड, तो ध्यान रखना वो है 10। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ ए। ये ध्यान में रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक के अंदर अलग अलग जिले हैं, तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट सी में ऊपर आ जाता है गंगानगर हनुमानगढ़ का आ जाता है। फर्स्ट ए, सेकंड, ये सब ध्यान में रखना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सेकंड बी। फर्स्ट ए के अंदर कौन आता है? फर्स्ट ए के अंदर आ जाता है जो है ना बाड़मेर और ये जैसलमेर, ये वाला क्षेत्र। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। वागड़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा शामिल है। मेवात के अंदर अलवर, भरतपुर है। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है। तो भोमट है ना जो उदयपुर, और उदयपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है भोमट। ये प्रतापगढ़ ये नहीं होगा इसका उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न, और ये भविष्य में भी पूछ सकता है मेरे अनुभव के आधार पर। विशेष तौर पे ध्यान रखना इसको कि कौन सा कथन असत्य कथन बताना है अपने को। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शुष्क सागवान के वन है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा खूब सारी होती है। वहीं केवल आबू पर्वत में, केवल और केवल आबू पर्वत में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ये कथन गलत हो गया। अधिकांशतः नहीं, पूर्वी राजस्थान में अधिकांशतः नहीं मिलते हैं ये, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सॉइल्स मृदा पाई जाती है। तो मृदा के जो कुछ प्रकार है जैसे एरिडी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स, वर्टी सॉइल्स, तो ये अल्फी सॉइल्स अभी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। देखो अल्फी सॉइल्स ए ना, ऐसे ध्यान रखना, अरावली, जहाँ पर अरावली का जो क्षेत्र है ना वहाँ पे पाई जाती है अल्फी सॉइल्स। अब वर्टी सॉइल्स ध्यान रखना अड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। एरिडी सॉइल्स जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर एरिडी सॉइल्स पाई जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो इसमें नहीं पाई जाएगी। ये प्रतापगढ़, सिरोही में नहीं पाई जाएगी। प्रतापगढ़, सिरोही में तो लाल लोमी मिट्टी वो हो जाएगी, या इंसेप्टी सॉइल्स मृदा, इंसेप्टी सॉइल्स हो जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जयपुर, अलवर और कोटा में क्या पाई जाएगी? अल्फी सॉइल्स। प्रश्न मैं वही करवा रहा हूँ जो केवल राजस्थान जी से संबंधित है। अब राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी संवर्ष रेखा अलग करती है? 10 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अगर आपने मित्रों कुछ तैयारी की है ना तो आप इन दोनों ऑप्शनों को तो काट दोगे, बिल्कुल ही काट दोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हमने 50 सेंटीमीटर पढ़ा है और 25 सेंटीमीटर पढ़ा है। अब दोस्तों कंसेप्ट का पता चलता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, आपने टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है। और इस पेपर के अंदर आप देखना कितने कन्फ्यूजनदार ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब क्या सोच लो आप इसका उत्तर क्या होगा, या तो 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। अब कैसे?
50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखना। 50 सेंटीमीटर संवर्ष, अगर पूरे राजस्थान की बात आ जाए तो क्या करोगे, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर अरावली भी आ जाए ना दोस्तों यहाँ पर, कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो संवर्षा रेखा है वो कितनी है, जो राजस्थान को बांटती है, अलग करती है ये, तो उसका उत्तर भी 25 सेंटीमीटर ही करना। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है, तो कावेद झील बिल्कुल खारे पानी की है, डीडवाना बिल्कुल है, रेवासा सीकर खारे पानी की है, जैत सागर खारे पानी की नहीं है। अब आप बताइए जैत सागर कहाँ है। इस प्रश्न को पहले भी पूछा है जैत सागर झील के बारे में कि कहाँ है। जैत सागर है मित्रों बूंदी के अंदर, ध्यान रखना, बूंदी के अंदर, डीडवाना नागौर, रेवासा सीकर, कावेद जैसलमेर के अंदर। कौन सी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो उत्तर दिशा से कौन सी प्रवेश करती है वो बताना है। चंबल, माही, कांतली, घग्गर, तो ये कौन सी है, घग्गर। शिवालिक से निकलती है, कालकाबाड़ी, घग्गर, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर मानगढ़ से। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भविष्य के अंदर पूछे जाने की संभावना है। अब आप सोचो, अब आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाओगे। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्या लगाओगे। अरावली वनीकरण परियोजना, सबसे पहले बता दूं, अरावली वनीकरण योजना राजस्थान के अंदर 10 जिलों में शुरू हुई 1992 91 के अंदर, 91 के अंदर शुरू हुई 10 जिलों के अंदर। अब आप अपने अनुभव के आधार से क्या लगाओगे। आप सोचोगे कि अरावली है ना, सीकर में है, पाली में है, अजमेर में तो है, नागौर में नहीं होगी, तो इसका उत्तर आप नागौर टिक करोगे ना। लेकिन इसका उत्तर नागौर नहीं है, इसका उत्तर क्या है, अजमेर। अब आपको बताता हूँ कि अरावली वनीकरण योजना के 10 जिले कौन कौन से, ध्यान रखना। 3 जिले हैं उदयपुर संभाग के, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। और शेखावाटी आ गया, सीकर, झुंझुनू, चूरू नहीं है, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी आ गया, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी आ गया। और नागौर आ गया, जयपुर, दौसा आ गया, और पाली, सिरोही आ गया। तो पाली, सीकर, अजमेर ये आ गई इसके अंदर, जयपुर, दौसा, पाली, सीकर और अजमेर भी है। अजमेर नहीं है मित्रों, सॉरी, नागौर आ गया, अजमेर नहीं है। तो सीकर आ गया, पाली आ गया, नागौर आ गया, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आ गया, जयपुर, दौसा, पाली, सिरोही। तो इसका उत्तर क्या होगा, अजमेर है वो इसके अंदर नहीं आता है। खनिज उत्पादक सुमेलित नहीं है, बताना है। तो गार्नेट या तांबड़ा राजमहल टोंक से निकाला जाता है। गार्नेट या तांबड़ा, तांबड़े को क्या कहते हैं मित्रों, रक्तमणि या फिरोजा। तांबड़े को क्या कहते हैं, रक्तमणि या फिरोजा, रक्त के समान लाल लाल दिखाई देता है ये तांबड़ा। राजमहल टोंक बिल्कुल सही है। पन्ना, पन्ना मतलब काला गुमान, उदयपुर। ये जो पन्ना राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा से निकाला जाता है, काला गुमान, उदयपुर। वहाँ पर बहुत सी खाने बनी हुई है अलग अलग, बहुत से तरह पन्ना के, काला गुमान, उदयपुर, ये सही है। पायराइट्स सरवाड़ा नहीं है, सलादीपुरा, सीकर से निकलता है। घिया पत्थर, ऋषभदेव, उदयपुर। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा पायराइट्स। पायराइट्स को क्या बोलते हैं, अन्य नाम क्या है इसका, पायराइट्स या जूठा सोना। पायराइट्स या जूठा सोना कहाँ से निकलता है, घिया पत्थर, ऋषभदेव, उदयपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुमेलित नहीं है, बताना। सुनहरी कट्टी, सीकर, मूसी महारानी की छतरी, अलवर। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, सही है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा, ठीक है। सुनहरी कोटिया टोंक के अंदर या सीकर के अंदर नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी है, अलवर। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है, 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी। कहाँ पर है, अलवर के अंदर। और 84 खंभों की छतरी अब आगे है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, पीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, फलौदी पवन ऊर्जा परियोजना,
अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो इसका जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है ना, वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। कहाँ पड़ती है? जैसलमेर के अंदर। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना आपने पढ़ी तो है, कहाँ है ये बताओ? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है प्रतापगढ़ के अंदर। ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है, सीधा ही आया था, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। बीथड़ी फलोदी, फलोदी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन है वो गलत है? गलत कथन बताना है किसका, कौन सा कथन है वो गलत है, गलत बताना है इसमें। तो इस प्रश्न को बहुत से बच्चे गलत कर गए थे, वो कैसे, वो गलत सही के चक्कर में गलत कर रहे। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल सही है। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसका नाम 1982 में नहीं किया गया था। कब किया गया था? 1984 के अंदर इसका नाम किया गया था। तो ये इसका गलत कथन हो जाएगा। तो इसका उत्तर तो होना चाहिए, ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। 9 कहाँ है भाई? 7 लिफ्ट नहर है इसके अंदर। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। कल्पना कहाँ की थी? निर्माण कार्य करवाया था। तो इसका कथन ये भी सही है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, गुजरती है ना हरियाणा से। राजस्थान फीडर की जो लंबाई 204 किलोमीटर है ना, उसके अंदर 17 किलोमीटर जो लंबी नहर है वो फीडर 17 किलोमीटर, तो वो कहाँ से गुजरती है? हरियाणा से। 17 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बाकी जो आगे उसकी 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है और 649 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई है। तो ये भी इसका है वो गलत है। तो चारों ही है इसके, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बताना 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा कथन है वो सही कथन बताना है, कौन सा है? पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 2/3 का है, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये गलत। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन में। ध्यान में रखना, टोटल विषय कितने? 29। अब मध्य कह देता है कई बार सब्जेक्ट, ये 29 है, ये पंचायती राज है, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्र से मतलब जो वो क्या 74वें संविधान संशोधन में क्या हो जाएगा? उसके अंदर हो जाएगा 18। नगर पालिका में जो पंचायती राज के लिए 29 पद और शहरी क्षेत्र के लिए 18। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। तो पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ था पहला राज्य? मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। तो ये कथन भी क्या है? गलत है इसका। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1994 को लागू नहीं हुआ। ये लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। तो ये कथन गलत है। पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 किसके लिए शामिल है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन करने वाला पहला राज्य था। तो इसमें मित्रों ये दूसरा भी है ना, सही होगा। ये मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। तो ये भी हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है ना। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। अब वर्टिसोइल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग से मिलती है? अभी बता के गया था, वर्टिसोइल्स मृदा है वो। वर्टिसोइल्स बहुत बार पूछी गई है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाड़ौती कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग नहीं है, दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी। अब इसमें देखो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी नहीं हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम के अंदर तो आ जाएगा उदयपुर संभाग आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं उनसे संबंधित नहीं है। साबी है, घग्गर है, सागी है, काकनी है। तो साबी, काकनी, मसूरदी ये जैसलमेर से है। साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। और घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक क्षेत्र से होता है। तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है।
साबी सेवर की पहाड़ियों जयपुर से निकलती है, और सागी, अब इसमें देखो सागी है और कौन सी नहीं होगी, साबी नहीं होगी, ये आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के कौन सी झील शामिल नहीं है। बहुत बार पूछा गया और भविष्य में भी इस प्रश्न को पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की 5 झीलें शामिल हैं। कौन कौन सी झीलें, कितनी झीलें हैं, 5 झीलें हैं। वो पांचों में से 3 झीलों के नाम देता है, हर बार एक का नहीं देता है, तो वो ध्यान रखना। वो कौन कौन सी है, पुष्कर, फतेह सागर, अन्ना सागर, पिछोला। पुष्कर, फतेह सागर, अन्ना सागर, पिछोला, नक्की। पुष्कर, फतेह सागर, अन्ना सागर, पिछोला, नक्की, ये ध्यान रट लेना। पुष्कर, फतेह सागर, अन्ना सागर, पिछोला, नक्की। तो इसके अंदर पुष्कर आ गया, अन्ना सागर आ गया, नक्की आ गया, फतेह सागर आ गया, ये राजसमंद इसका नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है। अब देखो बिलास 12 गुड्डा 12 है ना, पांचना करौली सही है, गरदड़ा बूंदी छाजा नदी बिल्कुल सही है। चौली या चौली, ये देखो चौली, ये क्या है, डूंगरपुर की नहीं है, चौली या चौली कहाँ की, झालावाड़ की है, तो ये इसका ऐसे कथन हो जाएगा। विलास 12, एक गुड्डा भी ध्यान रखना, गुड्डा 12, विलास 12, ठीक है ना। पांचना करौली, गरदड़ा बूंदी छाजा नदी के किनारे। और झालावाड़ में एक छापी परियोजना ध्यान रखना, सावन भादो कहाँ है, कोट्टा में। हरीशचंद्र सागर कहाँ है, झालावाड़ के अंदर, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रब्बी के मौसम में बोई जाती है। अब बताना रब्बी की मौसम में कौन सी फसल है वो बोई जाती है। सरसों बोई जाती है, सोयाबीन, मूंगफली, तिल। अब आप सोचोगे, चलो पहले इस प्रश्न को करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करूँगा। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रब्बी के मौसम में बोई जाती है। तो रब्बी की मौसम में जो अभी बताया है कि गेहूँ है, सरसों है ना, तो रब्बी की फसल तो कौन सी होगी, सरसों की। अब आप देखिए कि मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ये किसकी फसल है, ये कमेंट करिए आप। चमड़ा कौन सा सुमेलित नहीं है। चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क नीमराणा, स्टोन पार्क धौलपुर, हौजरी पार्क चौंप की अलवर। तो हौजरी पार्क चौंप की अलवर में है, स्टोन पार्क धौलपुर में है, जापानी पार्क नीमराणा में है, चमड़ा पार्क अचरोल, ये असत्य कथन हो जाएगा, चमड़ा पार्क अचरोल। कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, मोरा सागर बांध टोंक, पांचना बांध करौली, पांचना बांध करौली, मिट्टी का जो बना हुआ बांध है। हिंगोनिया बांध जयपुर, ये असत्य कथन है, हिंगोनिया बांध जयपुर में, हिंगोनिया बांध का उल्लेख नहीं है, हिंगोनिया बांध जयपुर के अंदर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति या स्थान सुमेलित नहीं है। डामोर, डूंगरपुर, कथोड़ी, सिमलवाड़ा, घरासिया, सिरोही, उदयपुर, रेबारी, 12। तो अब इसका आपने पढ़ा हुआ भी नहीं है ना, तो भी आप इसको कर सकते हो। क्यों, क्योंकि रेबारी है ना, रेबारी आप जानते हो कि पाबूजी की जो जनजाति, पाबूजी को जो मानने वाली जनजाति है, रायका या रेबारी, जनजाति तो नहीं कह सकते हैं उसको, जो जनजाति है अनुसूचित, ये रायका या रेबारी किसके अंदर आती है, एमबीसी के अंदर आती है ना। तो ये कहाँ, 12 में नहीं है ये, तो ये इसका ऐसे कथन हो जाएगा। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा स्थान है वो सही सुमेलित नहीं है। बंदेज का काम जयपुर में होता है, मसूरिया की साड़ी कैथून में, लकड़ी के खिलौड़े बस्सी में, तारकसी का काम उदयपुर में। तो बंदेज का काम जयपुर में, मसूरिया की साड़ी कैथून कोटा, लकड़ी के काम बस्सी बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़, और तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होते, जयपुर के अंदर होता है। तो ये इसका असत्य हो जाएगा। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है। काफ़ी बार पूछा गया, चंबल है, कावेरी है, माही सुगंधा है, ध्यान रखना, चंबल, कावेरी, माही सुगंधा है ना, ये किसकी है, चना, चावल, सरसों, गन्ना, तो ये इसकी चावल की। एक मक्के की भी किस्म आती है, माही धवला है ना, माही मेघा, ये किसकी है, मक्के की है। कौन सा
से ही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर पवन ऊर्जा, राउत भाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, गिरिल भूतापीय ऊर्जा। तो ये बताना है जैसलमेर पवन ऊर्जा बिल्कुल सही है। राउत भाटा चित्तौड़गढ़ परमाणु ऊर्जा किसके सहयोग से राउत भाटा की स्थापना हुई थी? कनाडा के सहयोग से। गोरीर सौर ऊर्जा, गिरिल भूतापीय ऊर्जा नहीं है, गिरिल ये बाड़मेर के अंदर है ना, लिग्नाइट आधारित है, कोयले पे आधारित है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। भूतापीय में तो क्या हो जाएगा, भूमि से जो ताप निकलती है या भूमि उसके आधार पर। राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले की, राजस्थान के नागौर जिले की डेगाना गांव की रेवंत पहाड़ी, राजस्थान के नागौर जिले की डेगाना गांव की रेवंत पहाड़ी से भारत का एकमात्र क्या निकलता है दोस्तों? टंगस्टन। ध्यान रखना, टंगस्टन निकलता है नागौर जिले की रेवंत पहाड़ी से। राजस्थान में वनों को, ये इसका प्रश्न है, ये काल से तो करंट का प्रश्न आ गया ये है ना, तो करंट वाले मैं करवा नहीं रहा हूँ। राजस्थान में वनों को काट कर व जलाकर की जाने वाले कृषि कहलाती है। दोस्तों ये तो चलो ऑप्शन कुछ आगे ठीक, ये गमे, अगर इसके अंदर मैं ऑप्शन दे दूँ ये इसका उत्तर हो जाएगा वालरा है ना। एक ऑप्शन यहाँ पर होता वालरा, एक होता चिमाता, एक होता दजिया। तो आप क्या करते बताओ है ना, एक कछाबू, ये मान लो ये कछाबू पड़ा है, इसकी जगह होता वालरा और इसकी जगह होता है यहाँ पे चिमाता। तो आप क्या करते? तो ये प्रश्न को ध्यान में रखना विशेष तौर पर आगे। वनों को जो काट कर जलाकर, भील लोग वनों को काट कर क्या करते, वनों को जलाकर क्या करते हैं? दजिया है ना। वनों को जलाकर क्या करते हैं? दजिया। वनों को जलाकर भील लोग खेती करते हैं वो दजिया, वनों को काट कर करते हैं वो चिमाता, काट कर करते हैं वो चिमाता, और काट कर और जलाकर दोनों करते हैं वो क्या हो जाती? वालरा। और वालरा किसका नृत्य है? नृत्य भी है ना, ग्रासियों का, ग्रासियों का नृत्य वालरा, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? अब इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है तो तीसरा, चौथा, दूसरा, छठा। तो जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए इसके अंदर ये कितने प्रश्न पूछ लिए ना, बताना है इसके अंदर। माउट का पूछ लिया, वो पश्चिमी विक्षोभों से कब वर्षा होती है। तो माउट द्वारा, माउट गोल्डन ड्रॉप से किसको नहीं होता? रबी की फसल को लाभ होता है ना। तो रबी की फसल इसमें जो है वो काट दो, खरीफ की है वो उत्तर हो जाएगा अपना, चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली। तो बताओ गेहूँ, सरसों, चना तो रबी की है, तो ये मूंगफली को कहाँ होगा? मूंगफली तो ये खरीफ की फसल है ना। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? दी हाईटेक प्रिजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, समर साल्ट लिमिटेड। जो हिंदुस्तान का उपक्रम है, नमक उत्पादन की जो कंपनी है, हिंदुस्तान का उपक्रम है, सेंट्रल सरकार का, राजस्थान सरकार का नहीं है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये नहीं होगा। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिमी सिंह की हवेली, ये कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है ना। तो पटुओं की हवेली का निर्माण किसने कराया? तो गुमान चंद बाफना ने करवाया। असिंध भीलवाड़ा निम्नलिखित में किस लोक देवता से संबंधित है? तो असिंध भीलवाड़ा के अंदर है ना, तो पता होगा सबको, असिंध भीलवाड़ा के अंदर। तो असिंध भीलवाड़ा के अंदर किस कौन से लोक देवता है? देव नारायण जी या उदय सिंह। इनका नाम क्या था? देव नारायण जी या उदय सिंह। इनको क्या कहते हैं? इनको उदल जी कहते हैं, उदल भगवान कहते हैं, औषधियों वाले देवता कहते हैं। देव नारायण जी के पिता का नाम सुहाई भोज, माता का नाम सेडू कठानी था, बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। इनका जो बचपन है वो कहाँ बीता था? ननिहाल में बीता था। इनको विष्णु का अवतार कहते हैं। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। और देवनारायण जी की फड़ है वो अविवाहित गुजर भोपों के द्वारा बाँची जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। ये बातें ध्यान रखनी इतनी। और बातें क्या? देवनारायण जी को राज्य में राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। और देवनारायण जी का जो मूल देवरा है वो कहाँ है? असिंध भीलवाड़ा में है ना। और
एक और बात इनके लिए ध्यान रखना कि इन्होंने देव डूंगरी पे जाकर घोर तपस्या की थी। प्रश्न पूछा गया है, देव डूंगरी पे जाकर घोर तपस्या किसने की थी? देवनारायण जी ने की थी। और महाराणा सांगा के आराध्य देव है ये, है ना, महाराणा सांगा के आराध्य देव है। और देवनारायण जी ने भिनाई अजमेर के शासक को मारकर अपने भाई मेंदू को राजा बनाया था। ये देवनारायण जी के बारे में ध्यान रखना। एक बात और इनकी जो पूजा है वो किससे होती है? नीम की पत्तियों से होती है। नीम की पत्तियों से होती है इनकी पूजा। और इनकी फड़ है, देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भूपे यंत्रवाद यंत्र द्वारा बांधते हैं और उसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है, 5 रुपये का है वो। इतनी बात देवनारायण जी के बारे में ध्यान रखना। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में है। रामदेव जी रामदेवरा पोकरण मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया कहाँ के हैं ये कमेंट कीजिए आप। मेहाजी मांगलिया कहाँ के? बापनी जोधपुर के। बापनी जोधपुर के। कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववाद का मतलब है जिसमें तार लगे हो, ये बताना है ना, तार लगे हो। तो अब मोरचंग, बांकिया, रवाज, सतारा, ये पहले वीडियो आपने देखा हो तो आप उसके आधार पर इसको कर सकते हो। तो देखो बांकिया है ना मित्रों, बांकिया है, भूंगड़ है, रणभेरी है। ये क्या करते थे? पहले बजाते थे जब युद्ध शुरू करने से पहले बांकिया भूंगड़ को जो है ना भूंगड़ के समान होता था, फूंक मार के बजाया जाता है, तो तत्व में नहीं होगा। मोरचंग क्या होता है? मोरचंग होता है मित्रों छोटा सा वाद्य होता है। जो जोगी लोग होते हैं ना, जोगी, वो क्या करते हैं? वो बजाते हैं, वो मुंह में रख के उसको, बिल्कुल छोटा सा होता है और वो बजाते हैं मोरचंग उसमें। सतारा भी क्या है? ये तत्ववाद के अंदर। याद कैसे रखो? सतारा का मतलब तारा। तारे कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं, तो ये सुशीरवाद आएगा। सतारा अलगोजा इसका मिश्रित रूप सा होता है। और रवाज का आ जाएगा, ये आ जाएगा तत्ववाद के अंदर। मेवाड़ स्कूल, अब ये राजपूताना चित्रकला है और उनको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मेवाड़ नाथद्वारा देवगढ़, उदयपुर नाथद्वारा चावंड देवगढ़, उदयपुर नाथद्वारा चावंड देवगढ़, ये मेवाड़ के। उदयपुर नाथद्वारा चावंड देवगढ़ मेवाड़ के बिल्कुल सही है। किशनगढ़ नागौर बिल्कुल सही है, मारवाड़ के। हाड़ौती कोटा बूंदी है। ढूंढाड़ चावंड उदयपुर नहीं मित्रों, ढूंढाड़ का मतलब जयपुर आ गया ना, ये चावंड उदयपुर की शैलियाँ इसके अंदर नहीं आएगी। और इनके कलाकारों के नाम भी ध्यान रखना। मेवाड़ के कलाकार कौन कौन से? साहिबुद्दीन कहाँ का है? मेवाड़ का है। साहिब राम कहाँ का है? साहिब राम है जयपुर का। साहिबुद्दीन ये मेवाड़ का। कृपाराम, भैरूराम, साहिबुद्दीन ये मेवाड़ के हैं। मारवाड़ का छज्जूमल भाटी, जीतमल भाटी, अमरदास भाटी, रणमल भाटी ये मेवाड़ के हैं, ये ध्यान रखना। साहिब राम मनोहर ये किसके आगे? ढूंढाड़ आमेर। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जमनालाल बजाज के प्रयास से कब की गई? 1918 में। केसरी सिंह बारठ। अखिल अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है, तो प्रतिहार शासक था ककुक, उसकी विजयों का दावा कौन करता है? बिजोलिया तो चौहानों से संबंधित है, ये चौहानों का लेख है बिजोलिया। चीरवा ये वंशावली का लेख है। किसकी वंशावली? उदयपुर के, मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली। अथुर्णा कोटा का। गटियाड़ा का गटियाड़ा प्रतिहारों की जानकारी देता है। गटियाड़ा ध्यान रखना, गटियाड़ा किसकी जान। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिया, राव आसनाथ, राव दुहड़, राव रायपाल। तो राव सिया, आसनाथ, दुहड़, रायपाल। तो राव सिया राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है? राव सिया के बाद राव आसनाथ के बाद राव दुहड़ के बाद राव रायपाल। तो ये 1 2 3 4 इसका हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब एक ध्यान रखना कि धौला चौतारा या लाखा झंवर का युद्ध किसने किया? धौला चौतरा या लाखा झंवर का युद्ध किसने किया था? राव सिंह ने किया था। अब ये मिलान करना है, सिंपल सा प्रश्न है, मिलान करके बताना है। अनंत गोचर श्रवणगिरी, कंठल अर्बुद, पता है श्रवणगिरी कहाँ का है? जालौर का है, ठीक है ना। कंठल कहाँ जाएगा? प्रतापगढ़ में। अर्बुद कहाँ जाएगा?
सिरोही के अंदर। अनंत गोचर कहाँ जाएगा? सीकर के अंदर। ये अनंत गोचर नया प्रश्न है, ध्यान में रखना भविष्य के लिए कि अनंत गोचर किसका नाम है? प्राचीन सीकर का नाम है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा। अब ये जनक, नयनचंद्र सूरी, चंद्रशेखर, हरिभद्र सूरी। तो जनक का क्या है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जनक, ये आ जाएगा पृथ्वीराज विजय के अंदर। हमीर महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी। चंद्रशेखर क्या हो जाएगा? सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। और ये हरिभद्र सूरी आ जाएगा समराइच कहा, इसका ये आ जाएगा, तो इसका मिलान हो गया। हेदरू संस्था संबंधित है, तो हेदरू किससे है? ग्रासियों से, शहरियों से, मीणा जनजाति से या भील से। तो हेदरू संस्था किससे संबंधित है? ग्रासिया, भील, मीणा या शहरिया। ग्रासियों से। किससे संबंधित है? ग्रासियों से। तो हेदरू संस्था किससे संबंधित है? ग्रासियों से, है ना। ध्यान में रखना भील, मीणा और शहरिया, इनके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें बहुत सारी है, वो भी ध्यान में रखनी है आपको। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा, सवाई माधोपुर। हेला ख्याल, लाल सोट, दौसा। और प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। हेला शायर, हेला ख्याल के हेला शायर, लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर। चार बोत कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार बोत टोंक, चार बोत टोंक। इसके जो नवाब दो नवाब हुए थे वो ध्यान में रखना। अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां। चार बोत कला टोंक के कौन है? अब्दुल करीम खां। और इसका जो मुख्य वाद्य है ना, वो ध्यान रखना डप्पाली। मुख्य वाद्य क्या है इसका? डप्पाली। अब सुमेलित करना है। अजरक प्रिंट, अजाजम प्रिंट, पिछवाई, दाबू प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। आजम या जाजम, दो शब्द ध्यान रखना, आजम या जाजम। आ जाए तो क्या करोगे? अकोला, चित्तौड़गढ़ करोगे। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है। ये हो गया सुमेलित। अब नाथ द्वारा राजसमंद में क्या है बताओ? श्रीनाथ जी की मूर्ति है ना। और श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से कहाँ आई थी? श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक शासक था, वो आपको कमेंट करके बताना है। पहले प्रश्न मेरा पूरा सुनो। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से सिहाड़ ग्राम नाथ द्वारा राजसमंद में कौन लेकर आया था? जो कि कट्टर हिंदू विरोधी था, ठीक है ना। जो कि क्या था? कट्टर हिंदू विरोधी था। वो कौन लेकर आया था? बताना है आपको, बताना इसका उत्तर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आगे भी ये पूछा जाएगा। एक और पूछ रहा हूँ प्रश्न, कमेंट करना कि नाथ द्वारा जो ये आ गया राजसमंद, श्रीनाथ जी की पूजा होती है। इस श्रीनाथ जी की पूजा है वो किस रूप में होती है? किस रूप में होती है उनकी पूजा? मतलब माधुर्य रूप में होती है, बाल रूप में होती है, ठीक है ना, श्रृंगार रूप में होती है, या किस रूप में और कोई रूप है? तो वो भी आपको बताना है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनाई? तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर किसने बनाई थी? प्रेमल देवी ने। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर प्रेमल देवी ने। किशोरी देवी का संबंध किससे है? सीकर शेखावटी, जो किसान आंदोलन हुआ था उससे है। धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। धानवन दुर्ग क्या है? जो मरुस्थल के अंदर दुर्ग है ना, जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हो। तो कौन सा है? सोनारगढ़ या जैसलमेर। अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपको दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर उस प्रश्न को अगर आपको लगे कि वास्तव में ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, है ना। तो सोनारगढ़ तो कहाँ का है? जैसलमेर का। भविष्य में वो प्रश्न बोर्ड पूछेगा, मेरा दिल कर रहा है बताने का तो बता रहा हूँ। एक ध्यान रखना, सोनगढ़ कौन सा किला है? सोनगढ़ का किला। सोनगढ़ किसे कहते हैं ना? सोनगढ़ किसे कहते हैं? ऑप्शन आ जाए सोनारगढ़ और एक आ जाए सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर। तो सोनगढ़ किसे कहते हैं? सुवर्ण दुर्ग जालौर को कहते हैं, जिसका निर्माण परमार राजपूतों ने सूकड़ी नदी के किनारे करवाया था, है ना। चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर चिड़ियानाथ की टूंक पहाड़ी राव जोधा ने बनाया। कब बनाया? 1400
1959 ईस्वी के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने निर्माण कराया चित्तौड़गढ़ में। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास बताना किसके किनारे हुआ? घग्गर, कांतली, लूणी, बनास। तो गणेश्वर सभ्यता का उद्गम कहाँ से होता है? नीम का। गणेश्वर सभ्यता का उद्गम कांतली नदी है ना। गणेश्वर, नीम का थाना, सिक्कर, कांतली नदी। तो किसके किनारे विकास हुआ? कांतवीतली के। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन बताओ, उत्खनन किसने किया? गणेश्वर का। R.C. अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता का रतनचंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता से क्या क्या मिले? मछली पकड़ने का कांटा मिला। यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला, यहाँ के लोग मांसाहारी थे। रतनचंद्र अग्रवाल। इजलास खास की स्थापना कब हुई? तो इजलास खास की स्थापना कब हुई? स्थापना किसने की? बन्ने सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह, राणा भगवंत सिंह। तो इजलास खास की स्थापना किसने की? उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने 1877-78 ईस्वी में की। एक इनके बारे में ध्यान रखना, देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877-78 ईस्वी में महाराजा सज्जन सिंह ने। देश हितैषणी सभा, इजलास खास की सभा। उदयपुर के गुलाब बाग का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उदयपुर के गुलाब बाग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया। उदयपुर का गुलाब बाग महाराजा सज्जन सिंह ने बनाया। देश हितैषणी सभा की स्थापना सज्जन सिंह ने की 1877-78 ईस्वी में। इजलास खास की स्थापना सज्जन सिंह ने की। और सज्जन सिंह के बारे में एक बात और ध्यान में रखना, क्या? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना सज्जन सिंह के समय की। सज्जन सिंह के समय की। एक बात इनके समय और ध्यान रखना कि सज्जन सिंह के काल में छापे खाने की शुरुआत हुई। कहाँ किसकी शुरुआत हुई? छापे खाने की शुरुआत हुई। 4-5 बातें ध्यान रखना सज्जन सिंह के बारे में। बम्बलू लिखमदेसर पांचला किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बम्बलू लिखमदेसर ये बीकानेर में है। बिश्नोई रामसनी संप्रदाय निम्बार्क, ये कहाँ से है? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथ जी के गुरु कौन थे मित्रों? गुरु गोरखनाथ थे जसनाथ जी के गुरु। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012 के अंदर। 1857 की क्रांति किसमें धौलपुर का शासक था? उद्भान सिंह, राम सिंह, भगवंत सिंह, कीर्त सिंह। तो देखो धौलपुर का उद्भान सिंह है ना, याद आ रहा है कुछ? लागत है भाई उद्भान सिंह। लगने से क्या होगा? उद्भान सिंह कब था? एकीकरण के समय धौलपुर का शासक था उद्भान सिंह। लेकिन पूछ क्या रहा है? 1857 की क्रांति के समय तो कौन था? भगवंत सिंह। अब ध्यान रखना, भगवंत सिंह ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। धौलपुर का शासक था। यहाँ की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो यहाँ के लोगों ने नहीं की, ना यहाँ के सैनिकों ने की, बल्कि बाहर के सैनिकों ने आकर यहाँ पर क्रांति की थी। और यहाँ पर क्रांति दबाई भी किसके? बाहर के सैनिकों द्वारा ही दबाई गई। अंग्रेजों ने बाहर से सैनिक बुलाए थे दबाने के लिए, और क्रांतिकारी भी कौन थे? बाहर थे। अब भगवंत सिंह जो धौलपुर का शासक, और भरतपुर का कौन था? भरतपुर का था जसवंत सिंह। मित्रों नाम ध्यान रखना, आगे पूछेगा, मेरा पूरा विश्वास है। भगवंत सिंह और जसवंत सिंह, दो नाम देगा ये, और कन्फ्यूज आप वहीं हो जाओगे कि पढ़ा हुआ तो है जसवंत सिंह या भगवंत सिंह। तो धौलपुर का है भगवंत सिंह, और जसवंत सिंह कहाँ का है? भरतपुर का है। और भरतपुर का जसवंत सिंह नाबालिग था ना, और तो 1857 की क्रांति किसमें? भरतपुर का जो शासक है किसके हाथ में था? मॉरिसन के हाथ में था। तो ये ध्यान में रखना। तो ये मेरे द्वारा अच्छे से प्रयास किया गया ताकि आपको बहुत से ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि भविष्य के एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है, लाइक है, तो यही क्या है, एक मोटिवेशनल है। तो आगे मन करता है कि हाँ एक वीडियो और बनाऊँ टाइम निकाल के, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों।